बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। हमने इनको डिस्कस करना है आज। ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्टडी करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जमीन के ऊपर मौजूद ये सारा इलाका जिसमें हम रहते हैं, ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है। इस एटमॉस्फेयर में एक गैस मौजूद है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। सुना है ये नाम कभी? कार्बन डाइऑक्साइड का नाम कभी सुना है? कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आपने सुना हुआ है। आज हम कार्बन डाइऑक्साइड के फवाइद और नुकसानात को स्टडी करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर के अंदर एक इनवेल्प बना लेती है, एक लेयर बना लेती है। किस तरह से लेयर बनाती है हम ये देखते हैं। ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ है और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जिसने पूरी अर्थ को कवर किया हुआ। ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर यहां पर मौजूद है। हम इससे कह सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर एक नॉर्मल कंसंट्रेशन में मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस किस्म की लेयर बनाती है? जब ये नॉर्मल कंसंट्रेशन में मौजूद है। इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। ये हमें कैसे फायदा देती है? सूरज से आने वाली जो रेज हैं उनमें से ये अल्ट्रा वायलेट रेज को अलाउ करती है कि वो इसमें से गुजर जाए। सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को ये अपने अंदर से गुजरने देती है जमीन से टकरा कर, लेकिन इंफ्रारेड को रोक लेती है। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको रोकती हैं। कुछ रेडिएशंस इंफ्रारेड जो जमीन पर चली जाती हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस जमीन पर जाने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होती हैं और ये उन रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर से सीधा गुजरने देती है। अपने अंदर से उनको सीधा गुजरने देती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी गुजरने देती है, लेकिन कुछ रेडिएशंस को ये रोक लेती है। इसकी स्मॉल कंसंट्रेशन कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जज़ब कर लेती है। क्या कर लेती है? जज़ब कर लेती है। जब ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज़ब करती है तो यहां से लेकर जमीन तक मौजूद जो एटमॉस्फेयर है, इसकी हीट एनर्जी में क्या होगा? इजाफा होगा। हीट एनर्जी में क्या होगा? इजाफा होगा। जब इसकी हीट एनर्जी में इजाफा होगा तो ये एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसके वार्म होना, जमीन का वार्म होना हमारे लिए बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है? अगर जमीन वार्म ना होती, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज़ब ना करती, तो जमीन का टेम्परेचर वार्म ना होता। आजकल जो एवरेज टेम्परेचर है जमीन का, एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया जाता है। कितना किया जाता है? 15 डिग्री सेल्सियस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज़ब ना करती, हीट एनर्जी पैदा ना होती, हीट एनर्जी इस एटमॉस्फेयर को वार्म ना करती, वार्म ना होने के नतीजे में ये हमारे लिए बेनिफिशियल ना होती, क्योंकि उस वक्त जमीन का टेम्परेचर जो एवरेज होता वो -20 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता। किस पे चला जाता? -20 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये बात आप जानते हैं
कि -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा है और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है। शाबाश। कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? 15 डिग्री सेल्सियस। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये प्लस में है, ये किस में है और ये किस में है? माइनस में है। तो ये कम है या ज्यादा है? पानी बर्फ में किस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? जीरो पर जम जाता है। जीरो पर बर्फ पानी जो है वो क्या बन जाता है? बर्फ में, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब पानी जीरो पर आइस में कन्वर्ट हो जाता है और जमीन का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता तो फिर क्या होता? तो हम सब बर्फ बने हुए होते। तो जिंदगी का रहना जमीन पर क्या हो जाता? नामुमकिन हो जाता। तो एक लिमिटेड कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की हमें नुकसान पहुंचाती है। क्या करती है? शाबाश। सो है ना सारे। इस सारी गुफ्तगू से हमने क्या अंदाजा लगाया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिटेड कंसंट्रेशन हो तो वो हमें क्या देती है? क्या देती है? फायदा देती है। आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या देती है? फायदा देती है। -20 की बजाय टेम्परेचर कितना हो जाता है? 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आज इस जमीन पर हम इसी वजह से रह रहे हैं कि इसने टेम्परेचर को बढ़ाया हुआ है। फिर रात को भी ये ठंडा नहीं होने देते। क्यों? कि इस हीट एनर्जी की वजह से रात भी ज्यादा ठंडी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रात भी हमारे लिए हाँ जी गर्म होती है, रहने के काबिल होती है। तो मालूम हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर लिमिटेड है तो वो क्या है? फायदेमंद। क्या है? जमीन से जो ऊपर ये वॉल बना रही, इस वॉल को हम कह सकते हैं ग्रीन वॉल। कह सकते हैं इसको हम ग्रीन वॉल कह सकते हैं या नहीं कह सकते? ग्रीन वॉल ऑफ हाउस। किसी भी हाउस की ग्रीन वॉल, किसी भी हाउस की ग्रीन वॉल। क्योंकि ये जो वॉल बनी है ग्रीन वॉल कहते हैं इसको। गिलास वॉल भी कह सकते हैं, गिलास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस। जिस तरह से हमारे पास देखें, ये हमारे पास ये मैंने एक ग्रीन हाउस बनाया था। ये आप देखें आपके सामने है कि इस तरह से आप नर्सरी फार्म्स को अगर देखें तो जब ज्यादा सर्दी पड़ रही होती है तो इस तरह के जो है ना प्लास्टिक के शापर वो अपने नर्सरी फार्म पे लगा देते हैं। या आप जो वेजिटेबल्स काश्त कर रहे होते हैं लोग, किसानों को, फार्मर्स को आपने देखा होगा कि वो जनाब प्लास्टिक के शापर कवर करती हैं। बीज जो है जमीन में डाल के ऊपर से प्लास्टिक के कवर लगा देते हैं ताकि जैसे ही पौधा जमीन से निकले तो वो क्या रहे? सर्दी से महफूज रहे। इस वॉल का, ये जो वॉल बनी हुई है, इस वॉल का फायदा ये है कि इसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनको एवरेज टेम्परेचर मिलता रहे, उनको एवरेज टेम्परेचर मिलता रहे और जो टेम्परेचर माइनस में चला गया है उससे प्लांट्स महफूज रहे। तो इसलिए ये इस किस्म के ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। तो अगर नेचुरल हम देखें, नेचुरल प्रोसेस में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जमीन पर इसी किस्म की वॉल बना रही है। तो इसलिए हम इसको गिलास वॉल या ग्रीन वॉल या हम उसको उस प्लास्टिक का वो शॉपर कहते हैं जो एक नर्सरी फार्म पे लगाया जाता है या वेजिटेबल्स को कवर करने के लिए, वेजिटेबल प्लांट्स को कवर करने के लिए फार्मर्स लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? इसी कॉन्सेप्ट से, इसी नेचुरल कॉन्सेप्ट से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया और इस तरह से वो सख्त सर्दी में भी प्लांट्स को महफूज कर लेते हैं, उनको वो टेम्परेचर दे देते हैं जो उसको टेम्परेचर चाहिए। और इस तरह से हमें देखें सारा साल में डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स मिल रही होती हैं, फ्रूट्स मिल रहे होते हैं, अवेलेबल होती हैं चीज़ें। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस के फिनोमिना को ही इस्तेमाल करते हुए हम इस फील्ड में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर हम नेचर के अंदर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस मौजूद है। किस तरह से बैलेंस मौजूद है कि C6H12O6 क्या है? ये शुगर है। क्या है ये? आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल हाँ जी, सोए हुए हैं, नाश्ता करके नहीं आए, नाश्ता करके हाँ जी, मेजॉरिटी नाश्ता करके नहीं आई। तो ये किस चीज का फार्मूला है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में सेल इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं?
जब रेस्पिरेशन हो रही होती है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सेल ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ऑक्सीजन हम सांस के जरिए जो अंदर लेकर जाते हैं, जब ये ऑक्सीजन सेल में पहुंचती है तो वहां ग्लूकोज को इस्तेमाल करके ये उसको तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ वाटर बनता है। 6CO2 प्लस 6H2O, 6 मॉलिक्यूल्स इनके बन जाते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जिस्म के अंदर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कब प्रोड्यूस हुई? कब प्रोड्यूस हुई? रेस्पिरेशन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं। कब इस्तेमाल करते हैं? इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल होकर दोबारा से ऑक्सीजन बना रही होती है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है। क्या बना रही होती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही होती है। और क्या बन रहा होता है? ग्लूकोज भी बन रही होती है। और क्या बन रहा होता है? तो आप देखिए नेचर में कुदरत ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम के तहत कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही बैलेंस में रहते हैं। एनिमल्स हैं, ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है? प्लांट्स उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उससे पैदा करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जब फिजा में जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल करके ग्लूकोज बना रहे होते हैं और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन बना रहे होते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बैलेंस में रहती हैं। दोनों ही क्या रहती हैं? बैलेंस में रहती हैं। अब इंसान जब से इस धरती पर आया, उसने अपनी आसाइशों के लिए डिफरेंट किस्म की चीजें बनाना शुरू कर दी, फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दी, चीजों को जलाना शुरू कर दिया, ऑर्गेनिक मैटर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फ्यूल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो उससे प्रोड्यूस होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब नेचर से हट गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में क्या हो गया? इजाफा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में क्या हो गया? इजाफा हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हुआ तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बिल्कुल ही बारीक हो गई। क्या हो गई? हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जितनी एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी उतनी ही लेयर क्या होगी? बारीक होगी। क्या होगी? शाबाश, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, माशाल्लाह। बहुत आपको अंडरस्टैंड किया जा रहा है। बहुत अच्छी आपको समझ आ रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा होगी उतनी लेयर छोटी हो जाएगी। ऐसे ही है? माशाल्लाह, आपको बड़ी अच्छी समझ आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल कंसंट्रेशन लेयर छोटी है, लेयर मौजूद है, गुलाब मौजूद है, लेकिन है थोड़ी छोटी मिकदार में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आने दे रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को जाने भी दे रहा है, कुछ को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। तो बढ़ने से जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो लेयर नहीं बढ़ेगी। आप तो सारे सो रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं कि नहीं लेयर छोटी होगी। लेयर क्या होगी? लेयर क्या होगी? बढ़ेगी या छोटी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की या पानी की? कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बढ़ेगी। तो क्या ये बड़ी हुई लेयर है या छोटी लेयर है? इसकी निस्बत बड़ी हुई लेयर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई लेयर है। और ये नीचे, ये मैं यहाँ पे अर्थ को दिखा रहा हूं, ये अर्थ। अब ये सूरज से आने वाली जो रेस हैं वो यहाँ से गुजरते हुए जब जमीन से टकराती हैं, टकराने के बाद अब ये रेस इनको यहाँ से गुजर जाना चाहिए, इनको यहाँ से गुजर जाना चाहिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो अब वो उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को बिल्कुल नहीं जाने दे रही। अब उनको बिल्कुल भी नहीं जाने दे रही। जब वो बिल्कुल नहीं भी वापस नहीं जाएंगी तो वो क्या करेंगे? वापस लौट आएंगे। अब यहाँ एनर्जी फर्स्ट 5 जॉल बढ़ रही थी, यहाँ तो सारी 20 जॉल बढ़ जाएगी। 5 जॉल से तो ज्यादा बढ़ेगी ना, कम बढ़ेगी। यहाँ तो कुछ एब्जॉर्ब हो रही थी, कुछ जा रही थी सीधी। अब यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, सबको वापस जाना चाहिए था, नहीं जा रही।
वापस लौट रही हैं सब क्या कर रही हैं? जब वापस लौट रही हैं, जब वापस लौट रही हैं तो टेम्परेचर, जमीन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। जमीन का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसी सूरत में अब ये रहने के काबिल नहीं रहेगा, मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आएंगे, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स आए होंगे। ग्रीन हाउस वाल की कंसंट्रेशन के बढ़ने से जमीन का टेम्परेचर बढ़ा, जमीन वार्म हुई, एटमॉस्फेयर वार्म हुई। एटमॉस्फेयर में जो ये चेंजेस आई, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आई। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ये वॉल, हम इसको ग्रीन वॉल या ग्लास वॉल कहते हैं। तो ये जो इफेक्ट जाहिर हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जाहिर हुआ, इस ग्रीन वॉल की वजह से जाहिर हुआ। इसलिए इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आए, जो इफेक्ट जाहिर हुए, ये ग्रीन हाउस की वजह से जाहिर हुए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर का वार्म होने का पूरा फिनोमिना है, पूरा क्या है? फिनोमिना, जमीन को वार्म करने का, एटमॉस्फेयर को वार्म करने का पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। तो मालूम हुआ ग्रीन हाउस की वजह से जो इफेक्ट जाहिर होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, और उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये रिश्ता है, ये ताल्लुक है, ये कॉन्टैक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। अब हम इसके इफेक्ट्स स्टडी करते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। ग्रीन हाउस के इफेक्ट्स क्या जाहिर होंगे, क्या क्या होंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब जमीन का टेम्परेचर इस तरह से राइज होगा, कहते हैं कि जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इससे तो अंदाजा होता है कि तकरीबन 0.05 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ईयर बढ़ रहा है। 0.05 डिग्री सेल्सियस पर ईयर के हिसाब से जमीन का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर कहते हैं इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो क्या होगा? शाबाश, क्या होगा? हाँ जी, फ्लड आना शुरू हो जाएंगे। क्यों फ्लड आएंगे? क्योंकि आइस मेल्ट होगी, जो ग्लेशियर्स पर मौजूद होगी आइस, तो क्या होगी? मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। हाँ जी, फ्लड आना शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा? इनहैबिटेबल हो जाएगी, जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। और क्या होगा? ठीक है, और क्या होगा? सी लेवल इंक्रीज होगा। सी लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा? जो समंदर के करीब जो सहेली इलाके हैं, जो नशेबी इलाके हैं, सहेली भी हैं और थोड़े नीचे भी हैं, जब समंदर का लेवल अप होगा तो वो वाले इलाके क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। वो वाले इलाके क्या होंगे? डूब जाएंगे।